झिलमिल को रोशन बनाए, ज्ञान के दीप जलाए, ज्ञान के दीप जला। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते। लगभग एक हफ्ते का गैप हो गया है। सुमन भाभी, छोटू अंकल, हाँ, नमस्ते दीदी, कैसे है अभी? बस तबीयत थोड़ी बेहतर है। परमात्मा की हम भी भगवान से वही दुआ करते थे, आप जल्दी अच्छे हो जाए तो हमारा क्लास चालू हुए। हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक। उमा जी, निमिषा जी, स्वागत है आपका भी, है ना। हम लोग एक हफ्ते बाद वापस क्लास को शुरू कर पाए हैं। थोड़ा मुझे लगता है 2-3 दिन 4 दिन अभी लगेगा बॉडी में एनर्जी वापस आने में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सभी लोग ख्याल रखें। मुझे लगता है कि शायद ये या तो कुछ वायरस है या तो जो भी वायरल फीवर ही है बेसिकली, है ना। तो जो भी था बिल्कुल ठीक नहीं था। लगभग 7 दिन कुछ भी खाना नहीं खाने की स्थिति में रहे, तो चावल का पानी पीते रहे। और अभी तो कल परसों तो 2 दिन से थोड़ा सा दाल चावल खाया है। सभी लोग भैया अपना ख्याल रखें। मेरे बाद फिर जनक को हो गया, और अभी अभी जनक जनक भी उठ गए हैं लगभग, लेकिन फिर भी जनक का बुखार कल ही टूटा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है काफ़ी फैला हुआ है इस समय ये। और हम लोग जन्माष्टमी की बाज़ार एक दिन पहले ही गए थे, जिस दिन मैं बीमार पड़ी। मुझे लगता है बस वहीं से कहीं से कुछ कुछ ना कुछ बाज़ार में गड़बड़ हो गई। चलिए, हो गई तो हो गई, अभी क्या। बॉडी और ज़्यादा इम्यून होके बाहर निकली है, संभाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग देख रहे थे कहानी धरती की, और हमने उसमें 4 अवस्थाएं कैसे कैसे एक के बाद एक दूसरे कैसे आते चले गए, क्रमबद्धता क्या बनी रही, है ना। तो इसके बाद जब ये सारी घटनाएं हो गई, मनुष्य धरती पर आ भी गया है, और धरती के मनुष्य नहीं आया था उसके पहले से ही बहुत सारी अन्य चीजें भी मनुष्य के लिए प्रकृति संजो रही थी। इसमें से एक चीज है मौसम, है ना। क्योंकि मौसम क्या है, एक ताल की तरह चलता है। मौसम की एक रिदम है, हर एक के बाद दूसरा मौसम निश्चित है ना। तो इसकी भी निश्चितता को बनाने के लिए धरती ने श्रम किया है। तो मौसम की ताल आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, और ये जानेंगे किस तरह से मौसम धरती पर निश्चित हुए, जिसके लिए मनुष्य ने पूरे 100 साल की खूब बढ़िया यात्रा करके उनको अनिश्चित करने का कार्यक्रम इस समय खोजा है, खोज लिया है, काफी कर लिया है काम, है ना। अ, लेकिन धरती ने बड़ा श्रम किया है, तब जाकर हम यहाँ एक अच्छे निश्चित मौसम मौसम की तरह पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह का श्रम धरती ने किया है। पथरीली कठोर चट्टानें, अंधेरी गुफाओं, दरारों में जीवन,
हरियाली का समंदर नहीं, पर जंगल ये भी। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से ढकी जमीन या उसमें बसे जंगली जानवर नहीं, जंगल है एक भरी पूरी व्यवस्था। यहाँ रिश्ते निर्जीव सजीव के, पौधों प्राणियों के, जहाँ हर किसी की अपनी खास भूमिका। जंगल में जीवन पलता है, पनपता है, ढलता है। जंगल तो वो है जहाँ प्रकृति का खेल मौसम की ताल पर चलता है। जीवन से भरपूर अनोखा ग्रह पृथ्वी, उसके 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में भारत भी एक। ये वो देश जहां पृथ्वी पर सारे जीवन की 70% विविधता सिमटी है। भारत, मिट्टी, बरसात, आबो हवा की अजब विविधता। इसीलिए यहाँ मिलते हैं कई तरह के जंगल। हिमालय की सर्द हवाओं और अम्लीय मिट्टी के बीच एल्पाइन जंगल, तराई की उपजाऊ दलदली मिट्टी में पनपते घास के मैदान, रेतीले रेगिस्तान में कटीले झाड़ीदार वन, भरपूर बरसात के हिस्सों में वर्षावन, घने सदाबहार, मानसून की ताल से ताल मिलाते चौड़ी पत्तियों वाले पतझड़ी जंगल भी भारत में, और तटीय क्षेत्रों के मैंग्रोव्स भी देश की धरोहर। इन्हीं विविध जंगलों में बसा जीवन, 47,000 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे, 79,000 जानवरों की स्पीशीज। जंगलों का ये सफर शुरू करते हैं उत्तर कर्नाटका राज्य में भालू के घर से, दारोजी स्लॉथ बेयर सैंक्चुरी। डेक्कन प्लेटो, दक्षिणी पठार, ये पूरी दुनिया के सबसे स्थिर भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में एक। पथरीली जमीन, चट्टानों के बीच उगती कटीली झाड़ियां और बौने पेड़, ये है स्क्रब फॉरेस्ट। यहाँ मिट्टी और हवा में पानी कम, नमी बचाना ज़रूरी। पौधे ढल गए हैं कमी के लिए। जब मौका मिले, जो भी थोड़ा बहुत मिले, उसी से चलता है सब जीवन का काम। सारा जीवन अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्टिक, स्लॉथ बेयर भी। ये भालू ही है इस जंगल का सबसे अहम सदस्य। बनाया है इस पथरीले स्क्रबलैंड को अपना घर। शर्मीले, ताकतवर, लंबी थूथन, शरीर को ढके घने बाल, खाना फलों से लेकर कीड़ों और मछलियों तक, बहुत विविध खुराक। भालू को देखकर कहना मुश्किल कि ये कुत्तों के रिश्तेदार। इस जंगल में करीब 120 भालू, अपने काम से काम रखने वाले। इस तरह के जंगलों में दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ठंडी। इसीलिए सब जीवन सुबह और शाम, डॉन और डस्क के समय सक्रिय। ये ओमनिवोर मोर, सब कुछ खाने वाला भी, नजर आता है तब जब चट्टानें बहुत तप न रही हों। दारोजी का ये जंगल एक राष्ट्रीय वन है, भालू के संरक्षण के लिए बनाई गई सैंक्चुरी। वन विभाग के ऊपर इंसानी दखलंदाजी कम करने का जिम्मा, जंगल की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व। भालू माँ की पीठ पर सवार बच्चे दिखाते हैं कि ये जंगल स्वस्थ, क्योंकि जंगल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि नए जीवन का जन्म भी। पौधों और प्राणियों का बसेरा, उनका घर। स्लॉथ बेयर सिर्फ भारत के जंगलों में मिलता है और ये है खतरे में। उसकी संख्या हो रही है कम। खतरा इंसानी मुठभेड़ और कम होते जंगल। हर जंगल की तरह दारोजी में विविध सब प्राणी बन गए हैं रिश्तों में। रिश्ते अपने को, जंगल को बनाए रखने के, शिकार और शिकारियों के। रात दक्षिण मध्य भारत से बहुत दूर गुजरात राज्य में भी, अंधेरे में भी गिर जंगल जाग रहा है। ये समय है किसी के सोने का तो किसी और के सक्रिय होने का।
एक शिकारी निकला है आसान शिकार की तलाश में जंगल से सटे एक छोटे से गांव की तरफ। ये मालधारी मवेशियों के सहारे गुजर बसर करने वाले रात के समय भी सजग, अनुभव से जानते हैं कि ये जंगली शिकारी ढेर कर सकता है वयस्क भैंस को भी। इन मालधारियों के लिए ये एक आम बात, इनका जीवन जंगल की ताल से मिलाता है ताल। क्या होता है जब होता है इस खूंखार शिकारी से गांव वालों का आमना सामना? हम करतो आवे हमो पछ पाछो धीमो धीमो हटी करतो પછી અમે ધીરે ધીરે અમે આમ હાલતા થાય, એ આમ હાલતો થાય, બોલાવો નહીં। गुजरात राज्य के गिर जंगल में रास्ते टकराते ही रहते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते निकलते रहते हैं क्योंकि ये मालधारी इसी जंगल में अपने मवेशी चराते हैं। जंगल जो है शेरों का। पूरी दुनिया में एशियाटिक लायन, भारत के शेर का बस एक ही अकेला घर। शेर के लिए मवेशी आसान शिकार, उसके खाने का एक बड़ा हिस्सा। गिर के जंगल में करीब 1 लाख मवेशी चरते हैं। 1400 वर्ग किलोमीटर का पतझड़ी जंगल सासन गिर। यहां मौसम में होते हैं बड़े बदलाव। साल के कई महीने सूखे, कई महीने मानसूनी बारिश। यहाँ बसे सब पेड़ पौधे प्राणी भी मौसम की इस बदलती ताल से ताल मिलाते हैं। वो सारे साल रूप बदलते रहते हैं, कभी थम जाते हैं तो कभी तेजी से बढ़ते हैं। फिलहाल सूखा, पेड़ों ने गिरा दिए हैं पत्ते, सूख चली हैं घासें, मिट्टी में दरारें। फरवरी का महीना है, तपता जंगल, हवाएं सुखाने वाली। हर प्राणी की तरह छिपकली की तलाश नमी, आंख की पुतली को बार बार चाटकर साफ रखने की जरूरत। सूखे पत्तों के बीच खाना और साथी तलाशती छिपकली। पेड़ों ने तो अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है प्रजनन में। बीज पक चले हैं, फूल खिल उठे हैं। जानवरों और हवाओं के सहारे जीवन का मौका तलाशते पेड़ पौधे। जानवरों के लिए भी ये कमी का वक्त नस्ल आगे बढ़ाने का वक्त है, साथी ढूंढने का, मादाओं को रिझाने का। सारा जंगल जानता है कि बरसात आने वाली है, साथ लाएगी मौसम भरपूर खाने पानी का, जन्म का। भारत में ऐसे पतझड़ी जंगल ही सबसे आम। इन जंगलों की खासियत इनकी मिट्टी खूब उपजाऊ, क्योंकि पेड़ों से झड़े पत्ते जब वापस मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी में भर जाता है भरपूर पोषण। सासन गिर के इस खास जंगल में वन विभाग पर एक बड़ा दायित्व। एशियाटिक लायन का अस्तित्व, उसकी सुरक्षा निर्भर सिर्फ इस जंगल के स्वास्थ्य पर। सिम की गतिविधि, संख्या पर नजर रखना वन विभाग की दिनचर्या का हिस्सा। पगमार्क्स को तलाशते, जंगल की भाषा पढ़ते, ये कर्मी ट्रैक कर रहे हैं शेरों के एक दल को। जानते हैं 2 दिन पहले ही एक बड़े सांभर को मार गिराया है इस दल ने। सिम और इंसान आमने सामने। शेर का बाकी जंगली जानवरों से अलग बर्ताव। वो तो मानो जानता है कि उसे छिपने की जरूरत नहीं। भरोसा अपनी ताकत पर। खुले में शिकार, खुले में आराम। शेर भारत का सबसे बड़ा जमीनी शिकारी। एक का वजन 200 से 250 किलो। एक समय था जब भारत में शेर का इलाका विस्तृत था। उत्तर भारत, मध्य भारत, दूर दूर तक फैला साम्राज्य। फिर जंगल बटे, खत्म हुए और सिंह भी सिर्फ गिर में सीमित हो गया। आज सिर्फ 350 एशियाई शेर ही इस पूरी पृथ्वी पर बाकी। भारत में ज्यादातर जंगल मिले जुले मिक्स्ड फॉरेस्ट्स। गिर का भी अधिकांश हिस्सा पतझड़ी, पर जंगल के बीच से बहती नदी किनारे
पेड़ पौधे हरे। यहाँ मिट्टी में भरपूर नमी, तो पेड़ों को पत्ते गिराने की ज़रूरत ही नहीं। खाना अब भी बन सकता है। यही है जंगल और उसमें बसे जीवन की ताल। प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बस गया है जीवन, बन गई है विविधता, ढल गए हैं रूप रंग ढंग। जंगलों में जीवन को मिलता है अवसर जन्म का। प्रकृति का खेल यहाँ बेरोक टोक चलता है। लेकिन जंगल किसी एक प्राणी विशेष से नहीं बनता। हर एक की अपनी जगह, अपनी पहचान। मगरमच्छ पानी का टॉप प्रेडेटर, जंगल के स्वास्थ्य में उसका अपना महत्व। हिमालय के तले में नदियों से सिंची तराई, जहाँ समतल जमीन को मिलती है उपजाऊ मिट्टी। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के पास पनप गया है काजीरंगा जंगल। ऊंची घास के दूर दूर फैले मैदान, और जहाँ घास वहाँ जीवन। एशियाई जंगली भैंसा पूरे एशिया में 4000 से भी कम बाकी। पालतू भैंसों के पूर्वज ये जंगली प्राणी, बहुत ताकतवर लेकिन मुठभेड़ नापसंद। ये जंगली भैंसे विलुप्ति के खतरे में सिमट गए हैं घर। जंगल सिर्फ जंगली जानवरों के घर नहीं, ये वो जगह है जहाँ जीवन ढलता रहता है पृथ्वी के सतत बदलाव के साथ। जैसे घास और घास को खाने वाले, सह उत्पत्ति को एवोल्यूशन की मिसाल। घास में मिल गया सिलिका, बन गई धार बचाव के लिए, लेकिन उसे चरने वालों में पनप गए पीसने के लिए मजबूत दांत मोलर। घास की फैल गई जड़ें, बन गई जुझारू। चरने वालों ने भी लिया जिम्मा बीज फैलाने का। घास का बना रहना उनके लिए अच्छा। घास के मैदानों में भरपूर खाना, बस गए हैं बहुत से शाकाहारी, हाथी भी। जीवन का अनोखा बाहुल्य काजीरंगा के संरक्षित जंगल में। भारत में 90 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स में से एक काजीरंगा। ये वो प्राचीन जंगल जहाँ जीवन के संरक्षण के लिए बने हैं कड़े नियम। यहाँ वन कर्मियों की खास जिम्मेदारी एक सींग वाले गेंडे को शिकारियों से बचाना, क्योंकि यही काजीरंगा जंगल है इस प्राचीन प्राणी का अकेला बचा प्राकृतिक घर। गेंडा, उसकी खास पहचान उसकी नाक का सींग, यही उसके विनाश का कारण। सींग के लिए होता है उसका शिकार। गेंडा खत्म हो रहा है। काजीरंगा के जंगल पर टिका है इसका बचा रहना। आज पृथ्वी पर सिर्फ 2500 गेंडे ही बाकी। गेंडे के संरक्षण के लिए हुई भारतीय जंगलों में एक पहल। यह है उत्तर प्रदेश की तराई का दुधवा जंगल। वर्ष 1984 में असम के 5 गेंडे यहाँ लाकर छोड़ दिए गए। यहाँ किसी जमाने में गेंडे रहा करते थे, फिर खत्म हो गए। आज दुधवा में करीब 30 गेंडे प्रकृति के बीच रहते हैं। आशा की एक किरण जो दिखाती है प्रकृति के पनपने की अजब ताकत। दुधवा उत्तर प्रदेश का अकेला राष्ट्रीय वन, नेपाल की सीमा से सटा हुआ। रात के अंधेरे में वन विभाग को करना है जोखिम भरा एक काम। मौसम सूखा, घास सूखी, वन विभाग खुद लगा रहा है आग। घास के मैदानों को बनाए रखने की इंसानी तरकीब, इस तरह नियंत्रण में जलाना पते की बात। एक तो जंगली आग के फैलने का खतरा कम हो जाता है, दूसरे सूखी घास जलकर मिट्टी को खूब उपजाऊ बना देती है। नरम घास जल्द ही पनप जाती है और लकड़ीले पेड़ पौधे जड़ नहीं पकड़ पाते। इस तरह घास के मैदान बने रहते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर टिका है बहुत से दुर्लभ जानवरों का अस्तित्व। विविधता को बनाए रखना है तो जंगल को बनाए रखना होगा। भारत के जंगलों की पहचान, हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ, टाइगर, भारत में मिलने वाला रॉयल बंगाल टाइगर। अजब शिकारी किसी एक किस्म के जंगल तक सीमित नहीं, घास के मैदान भी बाघ को पसंद। हम मचान के ऊपर बहुत दूर, घास के बीच बाघिन,
अपने 4 बच्चों के साथ। बहुत ही दुर्लभ नजारा। बाघ पर संकट है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में थे कोई 40,000 बाघ। आज देश में सिर्फ 1500 बाघ ही बाकी। घास के मैदान, पतझड़ी जंगल, मैंग्रोव और सदाबहार जंगल, सभी किस्म के जंगलों में रहने की क्षमता रखने वाला बाघ भी आज असुरक्षित। इसीलिए हमारी अगली मंजिल एक पीहड़ नदी पार करके पहुंचे हैं असम के सोनितपुर जिले 200 स्क्वायर किलोमीटर के नमेरी जंगल में। यहाँ होती है भरपूर बारिश, सदाबहार पेड़ हैं, इतने घने की हरियाली के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये जंगल घर है असंख्य जानवरों का, काफी संख्या में बाघ और तेंदुए भी। पर कैसे पता चले कितने? वन विभाग के काम आती है टेक्नोलॉजी। ये है स्वचालित कैमरे, जानवर के सामने आने पर खुद तस्वीर खींचने वाली सरल तकनीक। जानवर के सामने से गुजरने पर कैमरा खुद फोटो खींचता है। एनिमल सेंसस का आधुनिक और सटीक तरीका। बाघ शर्मीला और तेज, इंसानी मौजूदगी उसे नापसंद, लेकिन कैमरों में बंद तस्वीरें बताएंगी उसकी कहानी। सच जो बचा सकता है बाघ को। पानी में अटखेलियां करते धरती के सबसे बड़े जमीनी जीव। ये जंगल है कर्नाटका राज्य में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जोड़ने वाला बिलिगिरी रंगा सदाबहार जंगल। ये जंगल एक बार फिर याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ एक प्राणी विशेष नहीं, जीवन की व्यवस्था। यहाँ प्रतियोगिता चरम सीमा पर, भरपूर खाना और अवसर तो भरपूर खाने वाले और प्रतियोगिता। इस तरह के जंगलों की खासियत इनकी बनावट। यहाँ तो पेड़ पौधों ने बना लिए हैं स्तर, परते, 3 स्टोरीज। सबसे ऊपर ऊंचे हमेशा हरे रहने वाले पेड़, पेड़ों के ऊपर उगते एपिफाइट्स, परजीवी नहीं, तलाश धूप की। ये हवा से नमी खींचते हैं। और सबसे नीचे हैं जमीनी पौधे, बड़े पत्ते, पेड़ों से छनकर आती कम धूप में खाना पकाने वाले। सदाबहार जंगल घर है विशेषज्ञों का, खास खाना खाने के लिए ढले जीवों का। यहाँ मिलती है अद्भुत विविधता, जैसे ये कठफोड़वा, लकड़ी को फोड़कर खाना तलाशने में महारथी। भारत पर एक बड़ा दायित्व सौंपा है प्रकृति ने। पृथ्वी के मात्र 2.4% क्षेत्रफल में समेट दी है धरती की 8% विविधता। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव, जैसे ये बाइसन, गौर। जहां जंगल है वहां है पक्षी, और जहां पक्षी है वहां जंगल स्वस्थ। भारत में पंछियों की भी अजब विविधता। हमारी धरती पर पक्षियों की करीब 9,700 किस्में, इनमें से 1,300 भारत में भी भारत के जंगलों पर निर्भर। भारत है भौगोलिक विविधताओं का देश, इसीलिए इतनी किस्म के जंगल। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच उगते एल्पाइन, बर्फ ही बर्फ, लेकिन पानी की कमी। पथरीली मिट्टी और तेज हवाओं के थपेड़ों को घर बनाने वाले एल्पाइन। और इन जंगलों में सुरक्षित बहुत से पेड़ पौधे, जानवर। स्नो लेपर्ड बना ही है बर्फीली चट्टानों में बसने के लिए, लेकिन इसका बना रहना खतरे में। मार्मट, इसे टिबेटन स्नो पिग के नाम से भी जानते हैं, संख्या हो रही है कम। हिमालय की इन्हीं विषम जंगलों में रहने के लिए ढल गया है मस्क डियर, कस्तूरी मृग। ये हिरन और एंटेलोप के बीच की प्रजाति, धूप तक से परहेज, इसकी जान का दुश्मन इंसान। जब सर्दियां हो जाती हैं बहुत कड़ी, तो कश्मीर से असम तक हिमालयों में बसने वाला भालू आता है नीचे खाने की तलाश में। हिमालय की गोद में बसे ये जंगल घर है अनगिनत किस्म के पौधों का, हरियाली का।
कहीं हिमालय की ऊंचाई तो कहीं रेगिस्तान। ढीली खिसकती रेतीली मिट्टी में भी उगते हैं खास किस्म के जंगल। यहाँ बसते हैं अजब वन्य जीव। थार के उत्तरी हिस्से में हर साल आते हैं डेमोजिल क्रेन। यूरेशिया और मंगोलिया की सर्दी से बचने को भारत आते हैं। पक्षी जो बताते हैं कि हमारी धरती कितनी भी विशाल क्यों ना हो, बंधी है जीवन के रिश्ते में। वाइल्ड एस मिलता है सिर्फ भारत में। गुजरात का रन ऑफ कच्छ इसका आखिरी घर। हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा खारे समुंदरों से ढका। यहीं समुद्री छोर पर पनप गए हैं बड़े ही खास जंगल, बौने पेड़ों और झाड़ियों वाले मैंग्रोव। मैंग्रोव पृथ्वी के कई हिस्सों में, भारत के प्रायद्वीप में भी ये काफी विस्तृत। मैंग्रोव वो जंगल जो रेतीली मिट्टी, खारे पानी और ज्वार और भाटा के थपेड़ों के लिए ढले हैं। जंगलों पर इंसानी दबाव बढ़ता जा रहा है। वो सिकुड़ रहे हैं, बट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और जंगल खत्म तो खत्म होते हैं उसमें बसने वाले प्राणी। जंगल घर है जीवन का। प्रकृति यहाँ पलती है, ढलती है, जीवन बनाता है रिश्ते। जंगल है तो जानवर है, या जानवरों से जंगल? जवाब असंभव, क्योंकि जानवर और पेड़ पौधों का ही नहीं, निर्जीव और सजीव का तालमेल है जंगल। यही है वो व्यवस्था जो बनाए रखती है हमारी धरती को एक जीवित ग्रह। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप खूब ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। तो देखते हैं कितने लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। बताइए, हिंदुस्तान में कितने किस्म के पक्षी पाए जाते हैं? कितनी किस्में, कितनी प्रजातियां हैं? लगभग 9,700 प्रकार के पक्षियों की चर्चा कर रहे थे विश्व भर में, धरती भर में। उसमें से हिंदुस्तान के पास लगभग कितनी प्रकार की विविधता या विविध पक्षी हैं? ध्यान में है? 1300। 1300। क्या बात है, बहुत बढ़िया निमिषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे पास 47,000 पेड़ पौधे, 89,000 जीव जानवर है ना, और 90 से ज्यादा नेशनल पार्क्स। बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के ऊपर काफी प्रकृति ने, एक तो कहना चाहिए कि प्रकृति ने खूब नेमत की तरह दिया है, और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है अगर हम देखें तो। पर ये बहुत दुख की बात है कि जिस हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या है, उस हिसाब से प्रति व्यक्ति जो पेड़ होने चाहिए वो बहुत कम है। बहुत विविधताएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक सुधा पांडे दीदी करके हैं, जिन्होंने जो मियावाकी फॉरेस्ट वगैरह प्लांटेशन करती हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी है, जिसमें मैंने उसमें कुछ सर्वे के तहत कुछ डेटा शेयरिंग हुई थी, जिसमें पता चला कि जो जैसे कनाडा जैसे जो जगह होते हैं ना, वहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर करीब 2,500 से लेकर के 4,500 तक पेड़ होते हैं। मतलब यदि एक व्यक्ति है तो 2,500 से 4,500 पेड़ उस जगह पर होंगे। ये रेशियो रहता है। हिंदुस्तान में वो रेशियो एक व्यक्ति के ऊपर 450 पेड़ से भी कम है। सोचिए आप। एक बात बताऊं, ये रेशियो की गड़बड़ भी ऐसे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है जी कि कनाडा जैसी जगहों में अभी अभी ही मानव जाना चालू किया है। अब तक नहीं थी इतनी पॉपुलेशन। हिंदुस्तान इतने वर्षों से, मतलब हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से ज्यादा है। पर स्क्वायर फीट माना जाए पीपल का जो रेशियो,
वो ज्यादा ही है। तो एक रीजन ये भी है, तो उसमें से हिंदुस्तान कंपैरेटिवली ज्यादा समृद्ध माना जाए अभी की स्थिति हम्म में। भले ही स्थितियां बिगड़ी हैं, हम्म लेकिन जंगल काटे गए ये सब, लेकिन जिस हिसाब से है, और अभी वहां मानव ने जाना चालू कर दिया है, वहां की सरकारें ये सब प्रमोट कर रही हैं, तो हम्म शायद वहां का जो रेशियो, बिगड़ने का जो रेशियो है ना, हम्म वो शायद हजारों बरसों का नहीं रहेगा, बहुत कम सालों में वहां खत्म हो जाएगी नेचर। बिल्कुल। तो ये भी एक सोचने जैसी बात है ध्यान ना। ध्यान में लेने वाली बात है ये कि ऐसा हुआ। जो यहाँ पर सोचने की बात है वो ये है, कनाडा जैसी जगह में इंसान ने पेड़ काटे नहीं, है ना। और जब जो लोग कनाडा वगैरह जाते हैं कहते हैं इतना बढ़िया प्राकृतिक मौसम, प्रकृति इतना ये है वो है, इस तरह की जो बातें करते हैं, कहने का अर्थ जो ये है वो यहाँ पर मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि 450 पेड़ों में कुल मिला के अच्छा तो नहीं लग रहा है। वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन कॉलोनीज आए वहां पर एक्चुअली में हरियाली बढ़ी है ना। तो ऐसा भी घटा है ना। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात यह है कि हम इससे थोड़ा और अधिक, थोड़ा और बेहतर चाहते हैं, पोल्यूशन को थोड़ा कम करना चाहते हैं, मनुष्य के लिए जो उपयोगी वृक्ष हैं वो थोड़े और अधिक हो जाएं, ऐसा चाहते हैं, है ना। उस दिशा में आगे बढ़ना है। और बाकी कनाडा से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वहां पे अभी भी नेचुरल स्थितियां बनी हुई हैं, है ना। जो कंपैरिजन वही है वही दीदी, कंपैरिजन उन्होंने स्टडीज के लिए भले ही बनाई, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए हम्म तो स्थितियां अभी ऐसी है कि वहां की सरकार प्रमोट करती है कि ह्यूमन यहाँ आए, हम्म पर यह 10 लाख से ज्यादा वहाँ इमिग्रेशन होता है ह्यूमन का, है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो उसके हिसाब से रेसिडेंशियल एरिया भी बढ़ते हैं। हम्म तो पहले 20 साल पहले मेरी बहन जब 25 साल पहले वहां गई थी, तब वहां की स्थितियां की पता है मुझे, आज की स्थितियों की पता है। तो मैं हम्म ये सोच रही हूँ कि जिस हिसाब से वहां डिफोरेस्टेशन होगा वो कम तो नहीं होगा। नहीं होगा, डिफोरेस्टेशन नहीं होगा, बिकॉज सब कुछ तो आउटसोर्स कर लिया ना। आउटसोर्स कर लिया, लेकिन ह्यूमन है देखो, वो हम्म जंगल तो काटना पड़ेगा रहने के लिए, जमीन को बिगाड़ना पड़ेगा, ये हम्म सब चीजें होगी ही होगी। हम्म लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड है, जैसे आगे की व्यवस्थाओं की नासमझी के वजह से जहां जहां ये सब चीज गलतियां हुई वहां कम होगी। हम्म लेकिन मैंने जितना भी अमेरिका और कनाडा के बारे में सुना है, समझा है, तो सबसे ज्यादा नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स ये लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर जंगल तो ट्रू, काटने पड़ेंगे, कहीं से तो काटने पड़ेंगे। कहीं से और काटने अब पड़े। देश, जो जितने भी देश है अभी काफी अलर्ट तो हुए हैं एक हम्म लेवल पे कि भाई कुछ भी, मतलब विकासशील का एक वीडियो हमारा था कि विकासशील देशों में जैसे सामान मतलब डंप यार्ड बनाया हम्म जाता है, और अच्छी चीजें यहाँ से जो है वो आउटसोर्स करके मतलब किसी को दी जाती है कि हम्म ये यूज करो। मतलब ये सब पूरा जो इम्बैलेंस होगा हम्म वो शायद ऐसे प्रेजेंटेशन होंगे यूनाइटेड नेशंस में भी। अभी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। एक बच्ची है मेरे यहाँ आती थी बीच में, हमारे हम्म सिद्धपुर की है, मेरे कास्ट की, मेरी फ्रेंड की बेटी है इनफैक्ट। वो आज से 5 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में जहाँ यूएन सेक्रेटरी बैठता है वहां बैठ के उसने कोई और मुद्दे पे चर्चा की। ऐसे काफी बच्चे इस प्रोग्राम्स में भाग ले रहे हैं और उसमें काफी चर्चाएं हो रही है। तो जैसे एक वीडियो से हमें पता चलता है, मीडिया इतना अच्छा भी है बुरा भी है, तो मीडिया से ये भी पता चला कि भाई विकासशील देश जो है वहाँ क्या चीजें अभी हो रही है विकास के नाम पे, हम्म और उसको कैसे, जैसे अफ्रीका को अभी विकासशील बनाना लोग चाह रहे हैं, अफ्रीका हम्म के काफी देशों को। हम्म लेकिन वहाँ क्या गलतियां हो रही हैं, शायद वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को तो अभी मनी चाहिए इसलिए पता नहीं है, लेकिन वहाँ के जो बौद्धिक वर्ग है उनको तो पता है। तो हम्म शायद कहीं पे मोमेंट्स होगी ऐसी और रुक भी सकता है। दूसरी बात ये ध्यान में आती है कि जितना भी शहरीकरण हो रहा है अभी सभी सिटीज में लोग जा रहे हैं। मतलब अभी गुजरात की ही स्थिति में मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे जो टाउन है वहां से लोग अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट ऐसे बड़े सिटीज में ट्रांसफर हुए। वहां मतलब फ्लैट्स के जंगल बन रहे हैं, और जो टाउन प्लेसेस है, छोटे विलेज है, वहां ह्यूमन दिखता ही नहीं। आप प्रसंग पे जाओ तो दिखेंगे, उत्सव पे दिखेंगे,
या दिवाली या कोई ऐसे होता है या कोई मैरिज फंक्शंस में लोग दिखेंगे, बाकी पूरा पूरा गांव खाली दिखेगा आपको, है ना। और वहां बिल्कुल। पे भी गांव से लोग आते हैं, सबसे हाँ। ज्यादा गांव से लोग वहां शिफ्ट हो रहे, तो गांव भी खाली हो रहे, तो वहां जंगलपन पेड़गा फिर से। मेरे हम्म को ऐसा लग रहा है कि ये नेचर का भी एक बड़ा व्यवस्था समझ में आता है। बिल्कुल। तो अच्छी बात है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी अपनी अपनी राय रख सकते हैं, उनको क्या लगता है, क्या क्या भविष्य में होगा। और चलिए, एक चूंकि यहाँ पे चर्चा हमने निकाली है विकासशील देश और विकसित देशों को लेकर के, और हम अक्सर ही ये चर्चा करते रहे कि मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कई बारी पर्याप्त नहीं पढ़ पाते हैं। एक मेरे पास कल प्रश्न आया, वो प्रश्न मैं आज सबके सामने रख रही हूँ, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या उत्तर हो सकता है। प्रश्न ये है कि हम बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पास अच्छी रहती हैं, मतलब हम हमारा भी हमारा उनसे मन भर गया होता है, पर वो वस्तुएं खराब नहीं हुई होती हैं। तो हाँ, मतलब हम उनको कैसे डिस्पोज करें, है ना। या जैसे दिवाली में सफाई करते हैं ना, तो हम फिर बाहर कैसे निकालें उन चीजों को, क्या करना चाहिए। निमिषा दी, आप समझ गए मेरा प्रश्न क्या है। यस यस, हाँ। अनयूज्ड अनयूज्ड अच्छी चीजें हैं, उसको हाँ। कैसे निकाल किया जाए, तो हाँ। सदुपयोग करने के लिए या किसी को उपयोग करने के लिए दी जाए। और जो मैं नहीं यूज करती हूँ मेरे हाँ। लिए वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, सपोज कोई हाँ। प्लास्टिक का चीज है, ये है वो है, तो एज ए ह्यूमन एक संवेदनशीलता ये भी न- बनती है कि किसी सिर्फ और को ना भी दूं मैं। सिर्फ हाँ, वेरी गुड। सिर्फ प्लास्टिक की चीजें नहीं, जैसे मान लीजिए मैं ये सभी के सामने प्रश्न रख रही हूँ, आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आज बातचीत कर लेते हैं। तो प्रश्न ये है, जैसे मेरे पास मान लीजिए बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ ली जब मुझे पढ़नी थी, बहुत अच्छी लगी, खरीद भी ली थी उस समय पे। अब मेरे पास कम से कम 500 के करीब किताबें हैं, है ना। और यहाँ पे आसपास मेरे कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जो ये मेरी किताबें लेगी, उनके पास खुद की अपनी काफ़ी सारी किताबें हैं। या बहुत सारे लोग किताबें पढ़ भी नहीं रहे, हमारे सर्कल में ऐसी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। या मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा है जो अच्छा है ना, और मैं उसको किसी गरीब को या मेरी हेल्पर को भी नहीं देना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये मैं प्रश्न करना चाह रही हूँ, और सभी लोग सोच करके बताइए आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं, है ना। आपका वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं जी। हाँ, कही दीदी, या और कोई जो भी कहना चाहे। क्या उपाय है इस बात का, ये समस्या आप फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत फेस कर रही हूँ दीदी, मेरे घर में मैं काफी बहुत कम क्लटर इकट्ठा करती हूँ, पहले से मेरा ये रवैया है, विद्या में आने के हाँ। पहले से ही मेरा ये एक जोक रहा है। क्योंकि हाँ। मैंने मेरी जेठानी को और मदर इन लॉ को इतना सारा क्लटर इकट्ठा करते हुए, बड़ा बंगलो है वो तो बहुत बड़ा है, तो हाँ। वहां क्या है, दिवाली पे सजाया जाता है, ये करना वो करना, मतलब हम्म, निरर्थक चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं और काफी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पता चलता है कि काफी निरर्थक बात है, क्योंकि संबंधों में वो कभी जिए नहीं, संबंध में दिखावा करने के लिए जीते हैं। तो हम्म, वो मैंने देखा था कि एक मिट्टी का एक था, मेरे को भी एक समय पे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, तो थोड़ा मैंने एक झुकाव वहां तक का बनाया, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिली, तो मैंने स्टॉप कर दिया अपने आप को एक लेवल पे। मतलब 2004-5 क्या बात है, मेरी शादी हुई 2001 में। हम्म, तो मैं सोच रही थी कि ये सब तो निरर्थक है, तो उन लोगों को बड़े बड़े जो स्टोरेज है घर में, वहां बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके लिए ऊर्जा लगाते हैं, 5 आदमी बुलाएंगे, फिर उसको सफाई करवाएंगे, ये करेंगे। और हम्म, मेरा साफ सुथरा घर देख के मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश होती थी कि ये क्यों, हम्म, मतलब, लेकिन मेरा साफ सुथरा रखना एक एम नहीं था, हम्म, लेकिन ये सब जंक और इस मतलब वो क्षरणशील जो चीजें हैं उसको मैंने काफी संभाला नहीं, देती रही, किसी को भी जरूरत है देती रही। लेकिन आज के स्थिति में भी मेरा यही हाल है जो आप बता रही हैं, जी। कि मेरे कपड़े काफी ऐसे हैं कि जो मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, या पता नहीं कंफर्ट ही नहीं हम्म, आता है, तो एक संस्था है यहाँ पे, उसको हम्म, मैं बुलाती हूँ, वो ले जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छे वाले ही देना, तो मैं इस तरह से देती हूँ। किसी का मतलब सिलाई भी खराब हो गया है तो मैं सिलाई करवा के दे देती हूँ कि कोई पहन ले। फिर हम्म, दूसरा एक
पुराने घरों में ऐसा था कि उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, तो पुराने घरों में तो गद्दे बना लेते थे। अब तो वो भी नहीं पसंद है किसी को, वो भी हम्म। नहीं बन सकते हैं, तो उसका कुछ इलाज जो करना जरूरी है। यहाँ एक बीच में एक संस्था थी, वो लोग, संस्था भी नहीं कोई कंपनी ही थी, वो लोग ऐसे कपड़े ले जाते थे और उससे वो लोग डोर मैट्स बनाते हैं, हम्म। पूरा क्रश कर देते हैं उसको। हम्म। लेकिन मैंने जब सुना कि वो लोग ब्लीच करते हैं फिर अगेन कलर करते हैं, तो मैंने वहां देना छोड़ दिया, क्योंकि ब्लीचिंग अगेन दैट कॉजेज हार्म टू द एनवायरमेंट। यस। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ड्रेनेज तो होगा ही होगा। हम्म। तो वो मैंने फिर उनको बंद कर दिया है। अभी आजकल कपड़ों की बात कर रही हूँ, प्लास्टिक का जी। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है आजकल। मैं तो कहीं पे प्लास्टिक, लेकिन घर में कहीं ना कहीं से आता तो है, कम से कम आता है, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि कैसे जाता होगा। तो मेरे को कल परसों ही मन हो रहा था कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट अभी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ का कर रहा है, उसको एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए कि लोगों के सामने वो चीज आए, देखने से हम्म। लोग जल्दी उसको अप्लाई करते हैं। अभी तक बिल्कुल। कोई डॉक्यूमेंट्री शायद कॉरपोरेशन ऐसे नहीं बनाते हैं कि, हम्म। और क्या करते हैं कि मेरे घर में आने वाला आदमी है, मैं तो खुद डालने जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे हम्म। पास टाइम नहीं है कुछ, मैं काफी एंगेज हूँ, मैं प्रयत्न करती हूँ कि अपने आप ही करूँ, लेकिन मेरे यहाँ से जो आदमी जा रहा है वो कहीं ना कहीं फेंक देगा उसको। हम्म। तो उसको काफी अलर्ट मोड पे रखती हूँ कि ऐसे मत डालना, वहां डालना, ये करना, लेकिन वो भी कितना करेगा, क्योंकि उसको भी इससे कुछ इतना मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। हालांकि वो गांव से आया है, उसको पता है कि कितना हार्मफुल है। तो ये चीज भी आपसे आपसे भी सीखनी होगी कि किसी किसी को ऐसे आइडियाज है, तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। हाँ। बाकी मेटेलिक चीजें हैं, ये सब चीजों को तो काफी अच्छे से मैं निकाल करती हूँ आजकल। इतना हम्म। मैं अभी कर रही हूँ, काफी चीजों पे ध्यान जाता है हर रोज के मोड पे, तो कुछ बिल्कुल, करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी और लोग बताएं, सुमन भाभी, मानसी बहन, स्पेशली जो लोग घर पे, उमा बहन है ना, आप लोग बताइए, हर्षिता, जो भी लोग घर में इन चीजों को लेकर के जिम्मेदार हैं, या वो कभी आप लोग उबते हैं कि नहीं उबते हैं? आपको लगता है कि भाई क्या करें इसका? कि ठीक है। जैसे कि हाँ। जैसे कि जैसे कि पुराने कपड़े हैं, हम साड़ी पहनते हैं दीदी। हम्म। तो पहले के जमाना में क्या मम्मी लोग होते थे तो घर पे पूरा वो जो छज्जा निकलता था घर का, हम्म। उसमें पूरा वो डाल के बना देते हैं। अभी जो फर्नीचर से पूरा हम्म। ढक देते हैं। हाँ। अभी क्या करते हैं, वेस्टेज जो बचते हैं उसको, साड़ी को, कपड़े की चुन्नी को, ड्रेस मटेरियल को गुदरा बना के घर में बिछा के अभी हम यूज कर रहे हैं, सो रहे हैं। हाँ, अच्छा, बढ़िया, आप अभी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी दो हाँ। दो बनाए हैं गदिया, दोनों पर भी हम्म। सोते हैं। और बच्चों को उसी में सुकून मिलता है। और मेरे हाँ। हस्बैंड भी उसी पे सोते हैं। हाँ। यस, यस, यस। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ना? लेकिन पता है सुमन भाभी, आपके जैसी अभी बहुत सारे लोगों की स्थितियां नहीं है, बहुत सारी लड़कियों को वो सब बनाना भी नहीं आता, है ना? वो, और ये भी हाँ, लगता है कई बार करने के लिए वो काम बहुत, उसको महत्व भी नहीं दे पाते हैं कि भाई ये कोई बहुत करने लायक काम है, ऐसा भी नहीं मान पाते हैं। लगता है अरे छोड़ो, हटाओ। और स्पेशली अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो लगता है कि अरे ये सब तो शो खराब हो रहा है हमारे घर का, है ना? कई बारी लोग उसको हेय दृष्टि से या कम मान करके भी देखते हैं, तो ये भी बहुत वैलिड समस्याएं हैं हमारे मतलब आजकल के जो एक कहते हैं ना सामाजिक परिवेश में। मैं जैसे छोटी सी बात आपको अपनी कहूँ, जैसे मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, और मैंने स्वेटर बुनना, मतलब ऐसी सिलाई चलाना बस मेरी मम्मी से सीखा। फिर ये हुआ कि इतनी होशियार है लड़की पढ़ने में, क्या इसको ये सब चीजें सिखाने की आवश्यकता है? ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना सिलाई, कुछ चीजें, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज देखा, देख के जितना सीख गई, लेकिन मैंने कभी उसको किया नहीं, है ना? तो ऐसा भी हम देख पाते हैं कि जब हम कुछ चीजों को महत्व देने लग जाते हैं, जैसे पढ़ाई को महत्व मिल गया, तो अब जो पढ़ी लिखी या इंजीनियर लड़की है या डॉक्टर लड़की है, जैसे यहाँ डॉक्टर दीदी बैठी हैं, निमिषा दीदी, तो अब इन लड़कियां, ये लड़कियां अगर चाहें भी ना, तो मतलब ये काम नहीं कर सकती हैं। लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत है ना? बहुत सारी बातों में ये सब भी चीजें चलती हैं।
तो मुझे एक बात और कहनी है दीदी, ठीक। सॉरी आपको रोक रही हूँ बीच में, बोलिए बोलिए। लेकिन घर में जो मानसिकताएं नहीं बनती है, हम्म। मदर्स, खास करके मदर्स का इम्पोर्टेंट, अब लड़कों के लिए भी लगभग लगभग 12 ईयर टीन्स आने तक रहता है, फिर फादर ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम्म। मेल चाइल्ड जो होता है। हम्म। और हम्म। फीमेल चाइल्ड तो ऑलवेज मदरली होता ही है, मोस्टली मैंने देखा है। हम्म। तो ये सब चीजों में जैसे मदर का जो ओरिएंटेशन रहता है वो ही लड़कियों में ज्यादा आया है। हम्म। बहुत रेयर ऐसा है कि फादर ओरिएंटेड गर्ल्स होती है और उनका अलग तरह का रवैया रहता है। बिल्कुल। लेकिन घर में फादर और मदर दोनों का एक ही प्रकार का झुकाव नहीं रहता है, तो हम्म। कितना मैसी हो जाता है वो मैंने देखा है। हम्म। काफी मेल्स यहाँ है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि गोइंग टू बी मदर्स और अभी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मानसिकताएं कितनी काम करेगी, और अभी आप लोग कैसे आगे इसको बढ़ा सकते हैं या अपने लिए क्या काम कर सकते हैं, वो भी बहुत सोचने का मुद्दा है। बात ये है कि मेरी एक फ्रेंड थी, लगभग आत्मन एक या फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, सीनियर केजी में था। हम्म। उसके हस्बैंड गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारा हर रोज मिलना होता था वहां स्टॉप पे, और काफी समस्याओं पे, वो भी काफी स्पिरिचुअल थी। तो उनके हस्बैंड गायनेक थे, तो वो मेरे साथ बहुत सारी बातें करती थी और काफी थकी हुई महसूस करती थी अपने को। बहुत सारी चर्चाएं, उस टाइम मैं दर्शन से तो जुड़ी नहीं थी, लेकिन हमारी पहले से चर्चाएं होती रहती थी। तो बोलती थी कि हम्म। निमिषा, मेरे हस्बैंड गायनेक है लेकिन उनके फ्लश का जवाबदारी मेरा है। हम्म। देखिए, हम्म। एक गायनेकोलॉजिस्ट मेल, कितनी बड़ी बात मैं बता रही हूँ, किसी को पता चलता है किस लेवल पे पता नहीं है, कि जो आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो डॉक्टर बन के किसी और की ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वहां क्या करेगा? उसकी मानसिकता है, बिल्कुल। देखो, वो खुद से उब गए हैं और दूसरे की ऐसी चीज को संभालने का काम कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होगी? और दिखने में इतने अच्छे, मतलब हम्म। एक यूरोपियन जैसा इनका लुक था। बस सोच लुक ही लीजिए था। आप, ऐसी ऐसी ही, मतलब कोई उनको ऐसा करने की बात नहीं, लेकिन ये सभी डॉक्टर्स के मानसिकताओं का, मैं अभी भी, मेरा अभ्यास चल रहा है, मेरे यहाँ आने वाले बच्चे, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं मेरे यहाँ सीखने के लिए, एज अ जॉब करने के लिए। बच्चों को भी इतना सीरियसनेस नहीं है। और हम्म। जो बड़े डॉक्टर्स हो गए, जिनका सो कॉल्ड बहुत बड़ा नाम है, उनके भी यही हाल है, क्योंकि उनकी 10 बातों से हम लोग पता चल जाता है। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर आ जाता है कि ये कैसे बिहेव करते होंगे अपने घरों में। तो वो भी एक फादर भी होगा, देखो। हम्म। तो उनकी मानसिकताओं का स्थापन उनके बच्चों में कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारा, कितना बहुत सारा जिम्मेदारी हम सभी का है, एक बच्चे की मानसिकता तैयार करने में, और आगे जाके। अभी मेरे बच्चे का एक हाल मैं और बताऊं, कि मेरा बेटे का, वो मैंने ये सब सिखाया था पहले से ही, तो उसको बाथरूम बहुत अपने को ही क्लीन चाहिए, तो मैंने बताया था कि आपको क्लीन चाहिए कि तो आप रखो, मेरे को हम्म। भी चाहिए, आप ही रखो। तो फिर वो इतना साफ सुथरा रखने वाला, अभी जहाँ गया है वहाँ हॉस्टल में सब कॉमन होता है, हम्म। तो और बच्चे भी आते हैं, और सभी का एक, मैंने उसका बाथरूम वॉशरूम देखा वहां जाके, हम्म। तो इतना मैसी सब बच्चों का रहता है, बार बार क्लीन होता है, लेकिन उसको एक तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया है, उसकी अपनी मानसिकता उसने तैयार नहीं की है। मुझसे शेयर इतना हम्म। से ज्यादा नहीं करता है, लेकिन मुझे पता हम्म। चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। हम्म। दूसरी बात ये हुई है उसमें, कि वो भी थोड़ा थोड़ा चलाने लग गया है सब चीजों की, सब हम्म। चलाते हैं, मैं क्यों करूँ, है ना? बिल्कुल। तो अब यहाँ आता है, तो मेरे वॉशरूम का यूज करेगा तब क्लीन रखेगा, अपना जो सेपरेट है वो करेगा, तो वहां थोड़ा चलता है, चलेगा। मतलब इस तरह का नहीं कि फ्लश ना किया जाए, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी ड्रेनेज का इश्यू है, हम्म। कुछ है, तो वो चलाएगा कि चलो चलता है, ऐसे सब कुछ रख दिया, ऑर्गेनाइज नहीं है तो चलेगा। तो इस तरह का वातावरण का प्रभाव भी बच्चों पे भी रहता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज कहाँ कहाँ तक लागू होती है? आप हम्म। गवर्नमेंट में देखो, वहां पे भी यही हाल है। हम्म। तब भी आप टॉयलेटरीज, जहां जहां टॉयलेट्स होंगे, यूरिनल्स होंगे, वहां ये सब चीजें देखने को मिलती ही है हमें, है ना? बिल्कुल। तो
ये भी ये मानसिकता है कि खुद अपना सफाई नहीं करते, किसी और का कैसे करोगे या कैसे रखोगे। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे, हमने स्त्रियों से शुरुआत करी और पुरुष तक चर्चा आ गई। ये बहुत पुरुष जबरदस्त वाली बात बात है। ही नहीं है, मतलब मेरे यहाँ एक लड़की आई थी अभी रुकने के लिए, बहुत अजीज है, हमारे घर की ही लड़की है, हाँ, उसने भी यही किया, उसका फ्लश मैंने किया दूसरे दिन सुबह 3 बजे, इसमें मैं इसमें लेके मैं आई उसको थोड़ा-सा एयरपोर्ट से। यहाँ पर एक मानसिकता की बात ऐड करना चाहती हूँ। जो देखिए, चाहे स्त्री-पुरुष दोनों जगह पर मानसिकता एक ही है ना? वही बोल रही मानसिकता हूँ मैं ये है कि कि सिर्फ़ माँ भोग बाप लेना का है, कुछ। कंज़्यूम कर लेना है और उसके बाद उसके साथ जो व्यवहार है वो ठीक रखने की कोई बहुत आवश्यकता महसूस होती नहीं है। जैसे आप एक सामान्य, मतलब मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, मेरे सब जो पहले की जनरेशन है कम से कम वहाँ तक तो है। मेरी जनरेशन में भी है, मतलब चॉइस है, बहुत सारी लड़कियों में है, बहुत सारी में नहीं है। आप पाओगे, देखिए ये बहुत मैं एक छोटी-सी बात कह रही हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करिए कि अक्सर मैंने देखा, जब मेरी, मतलब चलिए मैं सिर्फ़ अपने घर की बात करती हूँ। हमारे घर में जब हमारी माताजी स्नान करती ना, स्नान करने के साथ-साथ वो बाथरूम को धो देती हैं। पूरा बाथरूम बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन संवार करके आखिरी में वो निकलती हैं। जब वो बाथरूम गई, इसके मतलब उसका ये एक स्टैंडर्ड अब सेट हो गया, अब इसको ऐसे ही क्लीन रखना है पूरा दिन। लेकिन मैंने ऐसा करते अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। ये हमारे जीवन के सच हैं। और जैसे-जैसे हम आइडेंटिटी लेते हैं ना, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, तो इफ आई एम टेकिंग द आइडेंटिटी, घर में माँ-बाप के घर में चलिए छोड़ दीजिए, पर जैसे ही हमारी शादी होती है उसके बाद द मोमेंट वी कैरी फॉरवर्ड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, हम कहीं न कहीं वैसे ही होने लग जाते हैं। यदि वही दीदी, आवश्यक यदि मेरा आवश्यक यही हाल है। मेरे हाँ, यहाँ काम वाले भी काम करें, मैं अपना बाथरूम खुद सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी मानसिकता से हूँ कि मैं खुद अपना नहीं करना चाहती हूँ तो दूसरा कैसे करेगा, उसको सूझ नहीं होगी क्या। सुनिए। हाँ, इसमें और हमें दूसरा। बहुत देखना पड़ेगा कि हमने कितना आइडेंटिटी को कितना उसमें ओढ़ा है और कितना कितना हिस्सा हमने विचार पूर्वक किया है ना? तो और हम्म। एक समय ऐसा भी आया दीदी, मैं यहाँ पर छोटी-सी एक बात शेयर करती हूँ, जैसे-जैसे हम दूसरे तरह की आइडेंटिटी लेते चले जाते हैं ना, जैसे एक समय पे आप आइडेंटिटी लेने लग जाते हो कि यू आर नॉट जस्ट अ वुमन, ठीक है? आई एम द वुमन हू इज़ अर्निंग द मनी एज़ वेल, है ना? ऑलराउंडर, ऑलराउंडर आपको माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें व्यवस्था पसंद है। अब मेरे घर में भी यही हाल है। अच्छा क्या हुआ पता है, विद्या से दीपेश व्यवस्था को समझने लगे तो काफी चीजों में वो कंट्रीब्यूट करने लगे, काफी चीजों में, मतलब मैंने देखा उनको कि बहुत सारी चीजों में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना काफी सालों से कर रहे थे, लेकिन इतना ध्यान से नहीं कर रहे थे। अब व्यवस्था के एक भाग स्वरूप पे परिवार की व्यवस्था संभालने के लिए उनका काफी कंट्रीब्यूशन मेरे लिए रहता है, वो मैं अभी देख पा रही हूँ। लेकिन सभी के घरों में ये हालत नहीं है, वो भी मैंने देखा है। हुँ, ठीक है, तो हम यहाँ वापस पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट है कि जो व्यवस्था है वो क्या है ना, मानसिकता, मानसिकता से व्यवस्था, या तो आप फिर भागीदारी कर रहे हो और या तो नहीं कर रहे हो। यदि मानसिकता नहीं है, जैसे आपने वो जो गायनेक की कहानी बताई ना, उसमें आप देख लीजिए मानसिकता क्या है। मानसिकता ये है कि किसी के ऊपर पैरासिटिक तरीके से बैठे रहना, है ना? कि फ्लश मेरी वाइफ को ही करना है ना? मुझे सिर्फ गंध करनी है, फ्लश मेरी वाइफ को करना है। तो यदि ये मानसिकता आ गई और वो व्यक्ति के दिमाग में ये जस्टिफाइड रहता है ना, क्योंकि वो व्यक्ति गलत गलत कोई करना नहीं चाहता, वो व्यक्ति सही कर रहा है और वो सही, ये सही कर रहे हैं हम, है ना? अपनी समझदारी के हिसाब से वो बर्ताव करेगा ना, अपनी जितनी समझ है वही उसकी का फैलाव होगा उसका, हाँ, तो इस तो तरह वही। की समझदारी हम अब हमारे परिवार में देते रहते हैं, है ना? माता-पिता चाहे ना चाहे, है ना? बोलते-बालते बहुत सारी बातें ऐसी बोलते रहते हैं जिससे बच्चा बहुत सारी बात ले लेता है। एक एक समय पर मेरे ध्यान में ये बात आई, बहुत सारी बात मैं कई बार घर के काम करते समय बहुत चिड़चिड़ करती थी। तो विचार में आई बात कि भाई ये कैसे घट रहा है? तो जब कैसे घट रहा है, तो कई बारी हम बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना,
तो तुमको घर के काम करने पड़ेंगे, तो तुमको ये करना पड़ेगा, है ना, जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही कट जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में मान्यता स्वरूप बैठ जाता है कि यदि मैं घर के काम कर रही हूँ, यदि मेरा काम ये सब है, तो मैं कुछ कम हूँ, है ना। और ये सारी चीजें बड़ी परेशान करती हैं, ठीक है ना। सही है, बहुत सही। हाँ, तो देखिए, जिस लड़की का मैंने फ्लश किया ना, उस दिन आपका मैं सुन रही थी, आपकी हमारी सेशन चल रहा था जी। और वो भी सुन रही थी, तो मुझे पूछा उसने कि आंटी ये क्या था, मुझे सुनना है। मैंने बोला ऐड करूँ, तो बोले नहीं अभी नहीं। फिर तो वो चली गई, लेकिन 2 बार उस दिन मैंने उसने पूछा, क्योंकि सही का स्वीकार कैसे होता है बच्चों में। वो भी बिल्कुल। 25 साल 24 साल की है। तो उसी दिन मैंने उसका फ्लश भी किया, तो क्योंकि उसकी मानसिकता में यही थोपा गया था कि ये चलता है, चलने दो। और दूसरी तरह से ये सही बात थी, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब है, वो पता है मुझे, तो डिस्टर्बेंस से बाहर निकलना चाह रही थी और सही की कुछ बात हो रही थी उस दिन। तो उसको पता चल गया, तो पूछ रही थी, और अभी आने वाली है, तो फिर मैं ज्वाइन करने वाली हूँ उसको कि आप बिल्कुल। मैंने काफी आग्रह तो किया था, लेकिन उसके ऊपर थोपना नहीं चाहती थी, नहीं जब नहीं तक नहीं, वो अपना कतई नहीं। दबाव से आगे नहीं आती है। तो ये चीज भी देखने को मिलती है, मतलब दर्शन के रेफरेंस से जब सभी चीजों को हम देखते हैं, एक मानव को देखते हैं, मानसिकताओं को देखते हैं, तो पता चलता है कि कितनी सही बात है और हमें कितना काम करना है। बहुत सारा काम बाकी है, हर एक व्यक्ति परिवार लेवल पे होगा, तब समाज में पनपेगा ये। बिल्कुल, जो छोटा सा काम मुझे लगता है वो करने लायक काम जो समझ में आता है, एक तो देखिए दर्शन को समझना, दर्शन ये बहुत कोई छोटी सी बात नहीं है। दर्शन पूरे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। एक तो दर्शन की महिमा ये, लेकिन दर्शन की रोशनी में अपनी मान्यताओं को जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यदि हम अपनी एक एक मान्यता को नहीं जांच रहे हैं ना, तब तक हम बहुत पीड़ित स्थिति में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए छोटू अंकल सुन लेते हैं। जी अंकल जी बताइए। जी जी, आपने मैं सुन रहा था दीदी का, आपका और निमिषा दीदी का इनटू द डिटेल्स एंड निटी ग्रिटी हमारी मानसिकता वगैरह। अभी आपने एक जो पुस्तकों के बारे में जिक्र किया, तो जी। मेरे मन में आया कि यहाँ पे गांवों में प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स, और वहाँ पे लाइब्रेरी भी होती है, हालांकि उसका कितना उपयोग होता है वगैरह ये सब तो बहुत न्यूनतम उपयोग होता है। ये विषय पे है ना अंकल जी, मैंने एक्चुअली काफी ये किया। मैं आपको अपनी तरफ से चूंकि हमारा समय निश्चित है, तो मैं थोड़ा कह देती हूँ। हमने जहां से बात शुरू करी थी, मेरे पास एक प्रस्ताव के रूप में ये है कि हमारे पास एक ऐसा चैनल होना चाहिए। चैनल मतलब एक सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, एक फेसबुक पेज भी हो सकता है। किसी भी विधि से जो भी वस्तुएं लोगों के पास है ना, वो उन्हें रख मतलब सामने रख दें, कि चाहे तो विनिमय करना चाहें या वो कुछ पार्सल कर सकते हैं तो पार्सल कर दें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी और व्यक्ति को चाहिए। और हमारे विद्या परिवार में एक बड़ा अभी मतलब ये है, एक स्वीकृति भी होती है उस विधि से भी। मुझे लगता है कि बहुत सारी वस्तुएं जो हैं, हाँ, लाइब्रेरी पीरियड इज ऑलवेज फ्री पीरियड इन द स्कूल, यस। एक्चुअली आजकल लाइब्रेरी में जाके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और जो किताबें हमारे पास हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ने जैसी किताबें भी नहीं है। एक उसका भी एक लेवल रहता है। तो कई बार बहुत डीप स्पिरिचुअल किताबें हैं, है ना, तो उनका उनका पता नहीं कहाँ कौन पढ़ता होगा, तो वो हमारे आपके जैसे स्थिति में लोग होते हैं वही पढ़ सकते हैं। तो सिंपल एक्सचेंज करने के लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए, मुझे लगता है। जीवन विद्या कम से कम जीवन विद्या क्या मतलब, वो कैसे भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे लगता है मुझे कि विद्या परिवार के लोग उसमें आराम से, देखिए 1000 के करीब लोग तो होंगे, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सच में किसी को वैल्यूएबल लग सकती हैं, और हम किसी ऐसे को ही देना चाहते हैं जो मेक श्योर करे कि वो उसका सदुपयोग हो, ना कि हम कई बार, मैं भी बहुत बारी देती हूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअली उसका जाके दुरुपयोग कर दिया, या वो लोग ले करके गए और वो लोग यहाँ मेरे पास से ले करके गए और बाहर जाके बेच आए जाके। तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात बनी रहती है कि यार ये ठीक नहीं, ये तरीका नहीं, ठीक नहीं किया मैंने ऐसे इस व्यक्ति को दे करके। तो मुझे लगता है कि एक ये मेरे दिमाग में सजेशन आ रहा था, है ना जी। तो मैंने अपनी बात कह लिया, अभी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो कीजिए।
नहीं, सही बात है कि हाँ ऐसे कुछ हम विनिमय या तो परस्पर सद्भाव के रूप से चीजों का परस्पर आदान प्रदान कर सकें या तो विनिमय कर सकें, जो भी जिसको जैसे चाहिए। तो काफी कुछ चीजें जो ऐसे ही स्टेगनेंट है वो एक्टिवेट हो सकती है, हाँ ताकि उसका सदुपयोग के अर्थ में विनिमय और उपयोग हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक स्टेप लेने जैसे स्टेप लगता है मुझे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं और हम उनको अपने हेल्पर्स को या ऐसे ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर, मतलब दे नहीं सकते, वो रखा ही रह जाता है हमारे पास। तो ये मेरे मन में बात है है ना? एग्री, बिल्कुल बराबर है। हाँ, चलिए बढ़िया। तो मुझे लगता है आज हमने एक चर्चा को ओपन किया। कल से थोड़ा अध्ययन पठन के साथ शुरुआत करेंगे, है ना? इसी बहाने मैं भी थोड़ा रिदम में आ गई और मुझे लग रहा था कि जरूरी है एक थोड़ा वार्म अप सेशन। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे मंडे को। हाँ, यस यस बिल्कुल दीदी, है ना? तो वैसे तो मैं टेक केयर कर ही रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ से ये लग गया वायरस, पर ठीक ठीक है। वो भी मुझे लगता है अवसर ही है, सब बढ़िया है। ठीक है, और मिलते हैं मंडे में सुबह 7:30 बजे और हम लोग अपना वापस अध्ययन शुरू करेंगे। मैं एक एक शब्द का मीनिंग पूछूंगी। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, धीरे से अब हमें जीवन क्रियाएं क्या हैं, है ना, थोड़ी और गहराई में उतरने की आवश्यकता, और हम लोग उतरेंगे। ठीक है, मंडे से। चलिए, सभी को नमस्कार और आपका वीकेंड बढ़िया रहे, है ना? चलिए, मिलते हैं। धन्यवाद नमस्ते, धन्यवाद। दीदी।